नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर कॉन्सेप्ट विद के सर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है रीट लेवल 2 के लिए, साइंस के लिए, और हमने अपना पहला टॉपिक खत्म कर चुका था, साबुन और अपमार्जक। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, उससे थोड़ा पढ़ा होगा और उसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अपने नए टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलीमर, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुलक। आज हमारा टॉपिक है पहला है जिसका नाम है पॉलीमर। तो पॉलीमर को हिंदी में कहा जाता है बहुलक। यहां पर हमने पॉलीमर लिया। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाइयां। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब क्या होता है, इकाइयां। अब यहां पर आपने एक शब्द आपको सुनना पड़ेगा जिसका नाम है एकलक। एकलक क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमर। अब आपने घर बनते हुए देखा होगा साहब, आपने जब घर बनते हुए देखा होगा, कुछ छोटी छोटी ईंटें आपने देखी होगी। उन ईंटें, वो छोटी छोटी ईंटें, उन सभी ईंटों से मिलकर एक पूरे घर का निर्माण होता है। तो जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो सब क्या है, एकलक है। और जो पूरा घर बना है वो क्या है, बहुलक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बहुलक का निर्माण किन से होता है, तो बहुलक का निर्माण एकलक इकाइयों से होता है। जैसा कि हमने लिख भी रखा है कि वह इकाइयां जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एकलक से किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, या बहुलक का निर्माण किससे होता है, एकलक इकाइयों से होता है। अब आपके सिलेबस में बहुलक के बारे में भी ज्यादा चर्चा करनी है। बहुलक क्या होते हैं, बहुलक कितने प्रकार के, कौन कौन से बहुलक होते हैं, इन सबको चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये बहुलक दो प्रकार के हमने बांटे। पहला जो बहुलक हमने बांटा वो है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक। दूसरा जो हमने बहुलक बांटा है वो है संश्लेषित बहुलक। तो बहुलक दो प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक होते हैं संश्लेषित बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, यही हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, बहुत छोटा सा है। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, वह बहुलक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कैसे बहुलक कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, वह बहुलक जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो वह बहुलक जो हमें पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो कौन से बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक। अब आपसे परीक्षाओं में इनके उदाहरण पूछे जाएंगे, तो आपको उदाहरण ही याद रखने। उदाहरण कौन कौन से, मैं इधर ही इसको लिख देता हूं साइड में। उदाहरण, एग्जाम्पल। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, आपकी गोंद, कपास, ऊन, जूट, पटसन, रेजिन, ये सब किसके उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है।
तो हमने देखा बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक और एक होते हैं संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो हमें बहुलक पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक। उसके उदाहरण में देखें, पहला देखा सेल्यूलोज, दूसरा देखा ग्लाइकोजन, तीसरा हमने देखा स्टार्च, चौथा हमने देखा गोंद, पांचवा देखा कपास, छठा देखा ऊन, सातवां जूट, आठवां पटसन और नौवां हमने देखा रेजिन। ये सब किसके उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। तो आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? आपको 3 ये दे देगा और एक चौथा अलग दे देगा, संश्लेषित बहुलक में से दे देगा और प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान होनी चाहिए, इनके उदाहरण आपको ध्यान होनी चाहिए, इनको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो और आराम से नोट्स बनाए। बिल्कुल पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा निःशुल्क, रीट लेवल 2 साइंस का। अभी केमिस्ट्री की शुरुआत की है, इसके बाद हम बायोलॉजी भी लेकर आएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा आपको और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में आएगा और परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है, वहीं से पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा हम बात करें संश्लेषित बहुलक, यहां लिख लेते हैं हम संश्लेषित बहुलक। इस संश्लेषित बहुलक को हमने 3 भागों में बांट दिया। संश्लेषित बहुलक को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? वह बहुलक जो कि आधुनिक तरीके से बनाए जाते हैं, मशीनों की सहायता से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में जिनका निर्माण होता है, जिन्हें निर्माण करने के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग किया जाता है, वो कौन से होते हैं? संश्लेषित बहुलक। सिंथेटिक बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर, तो वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित बहुलक। जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, वो कौन से होते हैं? संश्लेषित बहुलक। अब इनको हम 3 डिवाइडेशन में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं रेशे। भाई संश्लेषित रेशे कौन से? दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक, तीसरा हम पढ़ रहे हैं रबड़, रबर, तो ये 3 प्रकार ने हमने देखे, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक और रबड़। रेशों का उदाहरण आपको याद रखने, पहला रेशा नायलॉन 66, दूसरा टेरिलीन, तीसरा देख रहे हैं हम रेयन। तो आपको 3 उदाहरण रेशे के याद रखने, नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयन। इसे ही टेरिलीन को ही डेक्रोन कहा जाता है, तो निश्चिंत रहना आप, टेरिलीन को ही क्या कहा जाता है? डेक्रोन। दूसरा प्लास्टिक का उदाहरण हम देख रहे हैं पॉलीथीन, दूसरा पेन, तीसरा पीवीसी, चौथा पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट, पॉलीथीन हो गया, पेन हो गया, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा रबर में आपको याद रखना है कृत्रिम रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस। संश्लेषित बहुलक को हमने 3 भागों में बांटा, रेशे, प्लास्टिक और रबर। रेशे नायलॉन 66, टेरिलीन या रेयन, पॉलीथीन, पेन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट,
कृत्रिम रबर, ब्यूना एन और ब्यूना एस। एक एक की बात करेंगे हम सब और इनको आसानी से समझना है। आपकी रीट लेवल 2 की परीक्षा में इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, हम वही बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। आपको इनमें जो याद रखना है वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, इसके अलावा जो बोलूंगा वो आपको बस ध्यान में रखना है, और जो बोर्ड पे लिखूंगा उसे आप अपने कॉपी में अपने नोट्स में उतार सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे हम पहली बात कर रहे हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। अब साहब आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है नाइलॉन 6 का निर्माण कौन सी एकलक इकाइयों से होता है कैसा एक प्रकार का बहुलक है, वो भी संश्लेषित बहुलक, और संश्लेषित बहुलकों में भी कैसा है रेशे प्रकार का बहुलक है, रेशे बनते हैं इससे, तो कौन सा है नाइलॉन 6। अब आपसे इससे परीक्षा में पूछ सकता है एकलक इकाई कौन सी है, तो उसकी एकलक इकाई आपको ध्यान में होनी चाहिए। एकलक इकाई, इसका निर्माण एकलक इकाई कौन कौन सी है जिससे होता है। सबसे पहली जो एकलक इकाई होती है वो होती है हेक्सा मेथिल डाइएमीन। हेक्सा मेथिल डाइएमीन। अब हेक्सा मेथिल डाइएमीन कैसे बनता है इसको आप देख सकते हैं इधर, ये मेथिल है, दो बना रखे हैं अपन ने, एमीन है, हेक्सा 6 है ना। ये क्या होता है हेक्सा मेथिल डाइएमीन। इसके अलावा दूसरी जो उप इकाई होती है, दूसरी जो एकलक इकाई होती है वो होता है एडेपिक अम्ल। एडेपिक अम्ल क्या होता है एडेपिक अम्ल। अब एडेपिक अम्ल कैसा होता है साहब, ये इसकी एकलक इकाई है। तो नाइलॉन 6 इसका निर्माण किससे होता है हेक्सा मेथिल डाइएमीन और एडेपिक अम्ल से होता है। आपसे आपको नाइलॉन 6 में एक पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह नजर आते हैं। आपको याद आ रहा दिखाई दे रहा होगा एमीन, और एक नजर आ रहा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, और एक आ रहा है NH2। तो पहला क्रियात्मक समूह तो आपको नजर आ रहा है NH2। दूसरा जो नजर आ रहा है वो है COOH। तो दो क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं NH2 और COOH। दूसरी जो आपको बात याद रखनी है, प्रथम संश्लेषित रेशा है। क्या है ये प्रथम संश्लेषित रेशा, प्रथम संश्लेषित रेशा है ये। प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है नाइलॉन 6। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज कहां पर होता है। इसका यूज पैराशूट की रस्सियों में, पैराशूट में होता है। जितने भी पैराशूट होते हैं उन पैराशूट में इसका निर्माण होता है। आपकी जो फिश नेट होती है, जो मछली पकड़ने की जाली होती है, उसमें इसका यूज होता है। दूसरा, जितनी भी मजबूत रस्सियां हैं, मजबूत रस्सियां हैं, उन मजबूत रस्सियों में भी किसका निर्माण होता है, मजबूत रस्सियों से भी किसका निर्माण होता है रोप्स। जितनी भी मजबूत रस्सियां हैं उन मजबूत रस्सियों में भी किसका निर्माण होता है नाइलॉन 6 की। तो आपको नाइलॉन 6 के बारे में छोटी छोटी जानकारी है वो ध्यान रखनी है। इसकी एकलक इकाई होती है हेक्सा मेथिल डाइएमीन, दूसरी होती है एडेपिक अम्ल। इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह NH2 और COOH होते हैं। उसके बाद प्रथम संश्लेषित रेशा है, इसका यूज कहां किया जाता है पैराशूट में, फिश नेट में और रोप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास था उसका नाम है टेरिलीन।
टेरिलिन। अब टेरिलिन का निर्माण किससे होता है साहब? एकलक इकाइयां कौन कौन सी इसकी? तो एकलक इकाई आपको नजर आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसकी जो एकलक इकाई होती है, सबसे पहली एकलक इकाई होती है, ट से याद रखना है आपको, टेरेथेलिक अम्ल। क्या नाम रखना है? टेरेथेलिक अम्ल। और दूसरी जो एकलक इकाई होती है वो होती है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होती है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसकी एकलक इकाई होती है टेरेथिलिक अम्ल, और एथिलीन ग्लाइकोल इसकी एकलक इकाई होती है टेरिलीन की एकलक इकाई। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज यहां पर लिख लेते हैं अपन। इसका यूज कहां पर करते हैं? इसका यूज बरसाती कोट बनाने में किया जाता है। जितने भी आप बरसाती कोट पहनते हो ना, बरसात आती है तब किया जाता है। तिरपाल बनाने में किया जाता है, तिरपाल बनाए जाते हैं, उन तिरपालों को बनाने के लिए टेरिलीन का यूज करते हैं। तो टेरिलीन की एकलक इकाई कौन सी है? टेरेथिलिक अम्ल, और होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH, CH2 इसे लिखते हैं वैसे तो CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। और टेरेथिलिक अम्ल का भी लिख देता हूं मैं यहां पर, आपको ध्यान रखना रहेगा। ये बेंजीन होती है, ये क्या है? टरथेलिक अम्ल। तो टेरिलीन का निर्माण टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से हो रहा है। इसका उपयोग बरसाती कोट और तिरपाल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेयोन की। रेयोन वेरी इंपॉर्टेंट है। रेयोन, रेयोन के बारे में परीक्षा में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है कृत्रिम रेशम। क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम कहा जाता है। कृत्रिम रेशम कहा जाता है। दूसरा, इसका निर्माण कौन से बहुलक से होता है? इसका निर्माण एक प्राकृतिक बहुलक है जिसका नाम है सेलुलोज। सेल्यूलोज, उस सेल्यूलोज से ही इसका निर्माण होता है। सेल्यूलोज से निर्माण। अब सेल्यूलोज से निर्माण कैसे होता है ये आपको देखना है। इसमें एक गाढ़ा द्रव बनता है, उस गाढ़ा द्रव का नाम होता है विस्कोस। मैं बताता हूं सेल्यूलोज का निर्माण कैसा है। इस सेल्यूलोज को सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं अपन, सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज की क्रिया कराई जाती है NaOH के साथ, और NaOH के साथ कराई जाती है CH2 के साथ, कार्बन सॉरी NaOH के साथ और CH2 के साथ कराई जाती है, CH2 के साथ। अब जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। उस गाढ़े द्रव को कहा जाता है विस्कोस। उस गाढ़े द्रव को कहा जाता है विस्कोस। विस्कोस। इस विस्कोस में क्या किया जाता है? इस विस्कोस में H2SO4 को प्रभावित किया जाता है। H2SO4 को क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। और जो धागे प्राप्त होते हैं, जो धागे प्राप्त होते हैं वो धागे क्या कहलाते हैं? रेयोन कहलाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, इसे कृत्रिम रेशे कहा जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज की क्रिया NaOH से कराई जाती है और कार्बन डाइसल्फाइड से कराई CH2 से कराई जाती है। एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है जिसे विस्कोस कहा जाता है, जिसे H2SO4 से प्रभावित करने पर जो धागे प्राप्त होते हैं उन धागों से क्या प्राप्त होता है? रेयोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेशे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रेशे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रेशों का एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने पहला देखा नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 की एकलक इकाई हेक्सामेथिल डाइएमीन और एडेपिक अम्ल। इसको प्रथम संश्लेषित रेशा कहा जाता है। प्रथम संश्लेषित रेशा कहा जाता है। साथ ही साथ इसका यूज फिश नेट में किया जाता है। फिश नेट बनाने में किया जाता है।
इसके अलावा हमने देखा टेरेलिन, टेरेलिन का निर्माण टेरेथिलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से किया जाता है। इसका यूज बरसाती कोट और तिरपाल बनाने में किया जाता है। उसके बाद रेयोन, जिसे हमने कृत्रिम रेशम का, सेलुलोज से इसका निर्माण होता है। और जो गाढ़ा द्रव बनता है उस गाढ़े द्रव को नाम दिया विस्कोस नाम दिया। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। रेयोन का निर्माण एक गाढ़े द्रव से किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, विस्कोस कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे